हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आज हम लोग अध्याय 3 यानी तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जो कि इसका चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। तो ये पढ़ते हैं कि पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, मतलब ये कितने साल पहले की पुराने की बात है, 150 साल पहले की। और कहाँ, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। और जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ पर जो काम में जुटे थे, जो काम कर रहे थे इंजीनियर, उनको अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इसमें जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवने बनाए जाते हैं। मतलब जो पुरानी इमारत है, प्रायः ऐसा होता है कि पुरानी इमारतों को तोड़कर नए भवने बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई भाग थे उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा गया कि पुरातत्वविद ने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारें पकी ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें जो है इतनी अच्छी और पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ठीक, आगे देखते हैं कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उस उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ये देखिए इधर क्या लिखा हुआ है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। मतलब कहाँ है कि
गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में से पुरातत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन। क्या क्या मिला है ये देखिए कि मिट्टी के लाल बर्तन और जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाँट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मतलब जो मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो ये कहानी की तरह है। इसको आप लोग हम पढ़ रहे हैं। आप लोग को भी जो लगे तो पेन कापी लेके बैठिए और उसको नोट करते चलिए। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये देखिए कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो यही सब इम्पॉर्टेंट है कि कालीबंगा और लोथल में क्या मिले हैं। ये जैसे अन्य नगरों में क्या मिला है, अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक, ये देखिए भवन, नाले और सड़कें। इन नगर के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले नगरों के आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइनों में बनाया जाता था। ये देखिए ये सब बना है। और कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों में नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देते हैं? कोई दो अंतर बताओ। ठीक है, तो ये देखिए बने हैं। ये महान स्नानागार है, इसी तरीके से होता था। अब आगे देखते हैं कि नगरीय जीवन हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई है। इसके आगे देखिए, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और यहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ठीक, आगे देखिए, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँव में रहते थे? ये देखिए, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं,
ये देखिए, ये क्या है, कुआं। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर, ये सब क्या है, मुहरे हैं। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है और उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाएं और नीचे पकी मिट्टी के खिलौने, ये देखिए क्या है कि खिलौने हैं ये सब। अब आगे देखते हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। ये देखिए, ये क्या है जो वाइट कलर का है, ये क्या है, ये क्या है, ये बाट है, पत्थर के बाट। ठीक, इन्हें चर्ड पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। मतलब ये क्या है, पत्थर जो बाट हैं, पत्थर के बाट, इन्हें क्या है कि धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। और क्या है, मध्य में बाएं, मतलब ये क्या है, मनके, इनमें से कई कार्नियन पत्थरों से बनाए गए थे। ये सब देखिए, और बनाए गए थे, पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं ये क्या है कि इनमें कई कारण से ये पत्थरों से बनाए गए थे। ये पत्थरों को काट कर तराश कर बनाए गए। ठीक है, ये सब क्या है, धागा डालकर पहनने के लिए होता है। ठीक, और उसके बाद ये दाएं जो है, ये पत्थर के धारदार फलक है। ये क्या है, फलक है। ठीक, मध्यम धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ठीक, ये देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो अध्याय 2 में, ये तुमने जिन गांव के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ की धातु का उपयोग होता है? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? ये देखिए, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कहाँ पर? मेहरगढ़ में, जो मेहरगढ़ है वहाँ पर किसी खेती होती थी, कपास की। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो से क्या, कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी और फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। ये अब आगे बढ़ते हैं।
इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जहाँ जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितने अच्छे तरीके से दर्शाई गई है जो ऊपर बना हुआ है। यहाँ किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। मतलब बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति मतलब कोई भी काम है, अगर वो किसी के अंदर मतलब कोई बहुत अच्छी कला है तो हर व्यक्ति कोई है विशेषज्ञ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आज मतलब आप मूर्ति का बना सकते हैं तो कोई और दूसरा भी उसी तरीके से कलाकारी कर सकता है। सब में अलग अलग गुण हो सकते हैं। ठीक, तो हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ये आगे देखिए, फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस जो है को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक, फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आगे देखिए, कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान और पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। मतलब क्या है कि कच्चा माल कई तरीके के होते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं या किसान या पशुपालक द्वारा उत्पादन भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मिसाल के तौर पर जो किसान द्वारा कपास उत्पन्न होता है वो क्या है, कच्चा माल है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। अब आगे चलते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः ठीक आज के राजस्थान से करते थे। मतलब हड़प्पा के लोग जो तांबे का आयात करते थे वो क्या करते थे, कहाँ से, राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये देखिए, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता था। ये देखिए, इस तरीके से आप लोग देखे भी होंगे। ये कोई भी चीज़ों को सामान ढोने के लिए ये गाड़ी इस तरीके से होती थी। ठीक है, और दूसरी एक मुहर, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। तो ये क्या है, ये खिलौना है और ये क्या है, ये एक मुहर है। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? ठीक, अब आगे देखते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नए नहीं बच पाए हैं।
क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों को कुछ तरीके अपनाने होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलीवार नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। ठीक है, कहाँ पर? जो धौलीवार नगर है वहाँ पर क्या है? साफ पानी मिलता था और ज़मीन क्या थी? उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहाँ धौलीवार नगर में 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, बांटा गया था। इसके बाद हिस्सों के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों में 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धौलीवार नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों का खुदा बताया गया था। ठीक है, और पत्थरों में खुदा बताया गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी है। उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर, शंखों और धातुओं से बनाई चीज़ों की एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी और ब्रैकेट में गीली मिट्टी पर दबाने से बनी। ये आगे देखिए, यहाँ पर एक इमारत मिली है जो संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या मुद्रा, मुहर, मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, तो जो ये मुहर है ये किस लिए यूज़ किया जाता था? जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था तो मुहर लगाया जाता था। ठीक है, अगर यह छाप
अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान को खोला या देखा नहीं गया है। संभवतः क्या सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनाने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही क्या झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई दिया है। क्या ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। उपयोगी शब्द नगर, नगर दुर्ग, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, कि ये देखिए, मेल कीजिए कौन सी चीज़ कहाँ मिला है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।